चलिए एक ऐसे दृश्य की कल्पना करते हैं। हम्म। एक साइकिल सवार है जो टूटी फूटी कीचड़ से भरी एक बेहद संकरी पगडंडी पर आगे बढ़ रहा है। हम्म। बाईं तरफ एक ठोस खुरदरी चट्टान है हम्म। और दाईं तरफ सीधे 1200 मीटर गहरी खाई। नीचे सिर्फ घना धुंध भरा वर्षावन है। बाप रे। हाँ, कोई सुरक्षा नहीं, कोई रेलिंग नहीं। बस साइकिल के टायर गीली बजरी पर फिसल रहे हैं, ब्रेक पूरी ताकत से दबे हुए हैं और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा है। हम्म। बोलीविया में स्थानीय लोग इस रास्ते को द रोड ऑफ डेथ कहते हैं। सच में ये नाम तो। और सबसे बड़ी बात, हर साल दुनिया भर से हजारों लोग अपनी मर्जी से वहां साइकिल चलाने जाते हैं। ये सच में एक ऐसा दृश्य है जो रोंगटे खड़े कर देता है। और ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल भी उठाता है। मतलब कोई भी इंसान अपनी जान जोखिम में डालकर एक साधारण सी 2 पहियों वाली मशीन पर ऐसे खतरनाक रास्तों पर क्यों जाना चाहेगा? बिल्कुल, यही तो। आज हमारी इस डीप डाइव चर्चा में हम जिस रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं, जो हाल ही में IAA मोबिलिटी ने वर्ल्ड बाइसाइकिल डे के मौके पर प्रकाशित की है, वो इसी मनोविज्ञान की परतें खोलती है। ये रिपोर्ट दुनिया के 10 सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली साइकिल रूट्स का विश्लेषण करती है और ये बताती है कि कैसे साइकिल ने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल दिया है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। मतलब जब भी परिवहन या सफर की बात होती है तो अक्सर ध्यान कारों, बुलेट ट्रेन्स या हवाई जहाजों पर जाता है ना? हाँ, जाहिर है। लेकिन इस रिपोर्ट के शुरुआती आंकड़े ही दिमाग घुमा देने वाले हैं। आज पूरी दुनिया में 1 अरब से ज्यादा साइकिलें हैं। 1 अरब? क्या बात है। जरा सोचिए, सिर्फ 2021 के एक साल में ही दुनिया भर में 25 करोड़ से ज्यादा साइकिलें बिकी। और जर्मनी का ही उदाहरण लें तो 2022 में करीब 3 करोड़ 80 लाख लोगों ने साइकिल पर कम से कम एक दिन का सफर तय किया। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। और लगभग 50 लाख लोग ऐसे थे जो कई दिनों के लंबे साइकिल टूर पर गए। ये देखकर तो यही लगता है कि ये महज फिटनेस या कोई संडे का शौक नहीं रह गया है। एकदम सही। ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल शिफ्ट है, जिसे हम मोबिलिटी की भाषा में एक्टिव ट्रैवल कहते हैं। देखिए, लोग अब एक बंद डिब्बे के अंदर बैठकर शीशे के पार से दुनिया को सिर्फ एक दर्शक की तरह नहीं देखना चाहते। हाँ, वो टीवी देखने जैसा हो जाता है। बिल्कुल। वे उस परिदृश्य का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे उस हवा को महसूस करना चाहते हैं। ये बात तो काफी रिलेटेबल लगती है। मैंने कहीं एक विचार पढ़ा था कि साइकिल असल में एक परफेक्ट टाइम मशीन की तरह काम करती है। अच्छा, वो कैसे? मतलब अगर कोई कार में 100 की स्पीड पर जा रहा है तो बाहर कोई ऐतिहासिक गांव या खूबसूरत नजारा आया और पलक झपकते ही वो पीछे छूट गया। हाँ, आप बस उसकी एक झलक देख पाते हैं। सही बात है। और दूसरी तरफ अगर कोई उसी गांव तक पैदल जा रहा है तो शायद 3 दिन लग जाएंगे। लेकिन साइकिल की जो स्पीड है वो एकदम संतुलित है। एक मॉडरेट स्पीड। हाँ, ये दुनिया को महसूस करने, हर गंध को पहचानने और फिर भी एक दिन में अच्छी खासी दूरी तय करने की एकदम सही गति है। आपकी ये टाइम मशीन वाली तुलना ना यूरोप के डैन्यूब साइकिल पथ पर एकदम सटीक बैठती है। जो लोग साइकिलिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, उनके लिए ये मार्ग अक्सर पहला बड़ा लक्ष्य होता है। अच्छा, डेन्यूब साइकिल पथ। हाँ, ये 2850 किलोमीटर लंबा है और जर्मनी से शुरू होकर रोमानिया तक 8 देशों से होकर गुजरता है। एक मिनट 2850 किलोमीटर्स। हाँ, ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी को ओलंपिक स्तर की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मतलब आम लोग या परिवार इतना लंबा सफर कैसे तय कर सकते हैं? ये तो बहुत ही थका देने वाला लगता है। यहीं पर इसका सबसे बड़ा सीक्रेट छिपा है। देखिए, 2850 किलोमीटर की दूरी सुनने में भले ही डरावनी लगे, लेकिन ये रास्ता डैन्यूब नदी के बिल्कुल किनारे किनारे चलता है। ओह, नदी के किनारे। बिल्कुल। और नदियां हमेशा ढलान की ओर मैदानों में बहती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा रास्ता लगभग पूरी तरह से समतल है। अरे वाह। इसमें कोई थका देने वाली चढ़ाई नहीं है। सदियों पहले यूरोप के व्यापारी इसी नदी के रास्ते अपना सामान ले जाते थे। आज उसी ऐतिहासिक जलमार्ग के किनारे एक बेहतरीन इको फ्रेंडली साइकिल रूट बना दिया गया है। तो थकान उतनी नहीं होती। बिल्कुल नहीं। एक राइडर बिना ज्यादा थके मीलों तक पैडल मार सकता है। तो ये असल में यूरोप के इतिहास के बीच से गुजरने वाला एक तरह का रोलिंग म्यूजियम है। हाँ, रोलिंग म्यूजियम बहुत अच्छा शब्द है, जहाँ टिकट की कीमत सिर्फ ये है कि आपको पैडल मारते रहना है। रास्ते में वियना आ रहा है, बुडापेस्ट आ रहा है। ये बहुत ही सुकून भरा लगता है। एकदम सही कहा। और
इसी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक श्रेणी में एक और मार्ग है, फ्रांस का लॉयरा वेल। हाँ, ये 800 किलोमीटर का रास्ता है जो लॉय वैली से गुजरता है। ये पूरी घाटी अपने आप में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हाँ, मैंने इसकी कुछ तस्वीरें देखी हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ऐतिहासिक फिल्म के सेट पर साइकिल चलाई जा रही हो। बिल्कुल। रास्ते में चैम्बूर जैसे विशाल और भव्य महल आते हैं। चारों तरफ अंगूर के खूबसूरत बाग हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। बताइए। इन पुराने व्यापारिक रास्तों या नदी के किनारों को साइकिल ट्रैक में बदलना शायद आसान रहा हो, क्योंकि वे पहले से ही रास्ते थे। क्या कोई ऐसा रूट है जहां किसी बिल्कुल ही अलग तरह के, शायद औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर को साइकिलिंग के लिए इस्तेमाल किया गया हो? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका सबसे बेहतरीन जवाब है न्यूजीलैंड का ओटागो सेंट्रल रेल ट्रेल। ओटागो सेंट्रल। हाँ, ये 152 किलोमीटर लंबा मार्ग है और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई पुरानी सड़क या नदी का किनारा नहीं है। ये एक बंद हो चुकी रेलवे लाइन है जिस पर कभी भारी भरकम ट्रेनें दौड़ा करती थीं। रुको, मतलब सच में ट्रेन की पटरियों पर साइकिल चलाना? वो तो बहुत ही ऊबड़-खाबड़ और असुविधाजनक होगा। नहीं, पटरियों को पूरी तरह हटा दिया गया है। ओह, अच्छा। हाँ, पटरियां नहीं है, लेकिन जो बुनियादी ढांचा था, जैसे ट्रेन के लिए बनाए गए ऊंचे पुल, पहाड़ों को काटकर बनाई गई सुरंगें, उन्हें वैसे ही रखा गया है और रास्ते को साइकिल चलाने लायक समतल बना दिया गया है। क्या बात है, ये तो इंजीनियरिंग का कमाल का पुनरुपयोग है। बिल्कुल। जरा सोचिए, जब कोई उन अंधेरी सुरंगों से गुजरता है जहां 19वीं सदी में सोने की खदानों के लिए ट्रेनें जाती थीं, तो एक अलग ही तरह की सिहरन महसूस होती है। इतिहास की गंध आती होगी वहां। सही कहा। ये उस दौर के औद्योगिक इतिहास को आज के आधुनिक इको टूरिज्म से बड़ी खूबसूरती से जोड़ता है। ये तो वाकई कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। इस सुलभ और सांस्कृतिक श्रेणी में एक और रूट जिसका जिक्र रिपोर्ट में है, वो मुझे बहुत अनोखा लगा। कौन सा? जापान का शिमानामी कैडो। ओह हाँ, शिमानामी कैडो से शिकोकू तक जाता है। सस्पेंशन ब्रिज वाला रास्ता। बिल्कुल। इसमें जो विशाल सस्पेंशन ब्रिज हैं, वो सीधे समुद्र के ऊपर बने हैं और राइडर्स मछुआरों के शांत गांवों से गुजरते हैं और वहां के मशहूर हसाकू संतरों की खुशबू पूरे रास्ते साथ रहती है। शिमानामी कैडो इस बात का बहुत बड़ा प्रतीक है कि कैसे साइकिलिंग का बुनियादी ढांचा हमें प्रकृति और स्थानीय संस्कृति के बहुत करीब ले जा सकता है। सही बात है। इन चारों रास्तों को देखें, चाहे वो डैन्यूब हो, लॉयर वैली हो, ओटागो हो या जापान का ये रूट, इनमें एक बात कॉमन है, ये इंसान को डराते नहीं हैं। ये शारीरिक सीमाओं को तोड़ने के बजाय दुनिया के इतिहास के साथ एक शांत संवाद स्थापित करते हैं। लेकिन देखिए, यहीं पर मानव मनोविज्ञान का एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। जब कोई राइडर बार बार इन समतल आरामदेह रास्तों पर साइकिल चलाता है, तो एक समय के बाद वो कंफर्ट जोन में आ जाता है। हाँ, वो बोरियत होने लगती है। बिल्कुल। फिर एक इच या खुजली सी होने लगती है कि अब कुछ बड़ा किया जाए, कुछ ऐसा जो सिर्फ एक शहर या देश नहीं, बल्कि पूरे के पूरे महाद्वीप के भूगोल को नाप सके। बिल्कुल। और यहीं से हम उन रूट्स की तरफ बढ़ते हैं जो एक अलग ही लेवल की शारीरिक और मानसिक तैयारी की मांग करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कनाडा का ला रूट वर्ते। ला रूट वर्ते। हाँ, ये उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा साइन पोस्टेड साइकिल नेटवर्क है। इसकी कुल लंबाई 5300 किलोमीटर से भी ज्यादा है। बाप रे, 5300 किलोमीटर्स! ये तो किसी भी बड़े देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने से भी ज्यादा है। हाँ, और इतनी बड़ी दूरी तय करने का मतलब है कि एक राइडर सिर्फ नज़ारे नहीं देख रहा, वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को अपने सामने बदलते हुए देख रहा है। ये सफर क्यूबेक प्रांत के व्यस्त और आधुनिक शहरों से शुरू होता है, फिर अंगूर के बागों से गुजरता है, उसके बाद लॉरेंटाइट के ऊंचे और ठंडे पहाड़ आते हैं और अंत में ये गैस्पे के बिल्कुल तटीय इलाकों तक पहुंच जाता है। मतलब ये महज एक रास्ता नहीं है, ये एक विशाल महाद्वीप की पूरी भौगोलिक विविधता का दर्शन है। बिल्कुल सही। लेकिन जब हम विशाल महाद्वीपीय मार्गों की बात करते हैं, तो अमेरिका के पैसिफिक कोस्ट रूट का नाम जरूर आता है। हाँ, वो बहुत मशहूर है। 2980 किलोमीटर लंबा यह मार्ग कनाडा के वैंकूवर से शुरू होकर सीधे कैलिफोर्निया होते हुए मेक्सिको के बॉर्डर तक जाता है।
अब सच बताऊं तो जब पैसिफिक कोस्ट का नाम आता है तो दिमाग में तुरंत कैलिफोर्निया की वो क्लासिक तस्वीर बन जाती है। वो हॉलीवुड वाली तस्वीर। हाँ, हल्की धूप है, समुद्र का किनारा है, गोल्डन गेट ब्रिज पार करना है और लोग आराम से चश्मे पहनकर साइकिल चला रहे हैं। ये तो एकदम हॉलिडे राइड जैसा लगता है। और यहीं पर सबसे बड़ा धोखा है। अच्छा। ज्यादातर लोग पैसिफिक कोस्ट रूट के नाम से यही हॉलिडे वाली छवि दिमाग में लाते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में बहुत साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि ये रास्ता केवल बेहद अनुभवी साइकिल चालकों के लिए है। ये कोई आसान बीच राइड नहीं है। सच में मुझे तो लगा कि समुद्र के किनारे किनारे एक समतल सड़क होगी। इसमें इतना मुश्किल क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये रास्ता बिल्कुल भी समतल नहीं है। इस रूट पर विशाल और खड़ी चट्टानों से होकर गुजरना पड़ता है। कई जगह एलिवेशन यानी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। ओलंपिक नेशनल पार्क के घने जंगल बीच में आते हैं। लेकिन जो चीज इस रास्ते को सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण बनाती है वो है हवा। हवा? हाँ, प्रशांत महासागर से आने वाली तेज और ठंडी तटीय हवाएं लगातार राइडर के खिलाफ चलती है। हेडविंड्स कहते हैं इन्हें। ओह, तो मतलब आप पेडल आगे की तरफ मार रहे हैं, लेकिन हवा पूरी ताकत से आपको पीछे धकेल रही है। बिल्कुल। एरोडायनामिक्स के विज्ञान के हिसाब से तेज हवा के खिलाफ लगातार साइकिल चलाना किसी सीधे पहाड़ पर चढ़ने से भी ज्यादा ऊर्जा चूस लेता है। बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसके अलावा समुद्र के किनारे अचानक से बहुत घना कोहरा छा जाता है, जिससे विजिबिलिटी लगभग शून्य हो जाती है। इसीलिए ये रूट सिर्फ पैरों की ताकत नहीं मांगता। ये एक बहुत बड़ा मेंटल और स्ट्रैटेजिक गेम है। मेंटल गेम से आपका क्या मतलब है? क्या रास्ते में दिशा भटकने का डर रहता है? दिशा भटकने से ज्यादा ये लॉजिस्टिक्स का खेल है। देखिए, एक राइडर को हवा की दिशा पढ़नी आनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि साइकिल पर अपना भारी सामान कैसे संतुलित करना है ताकि तेज हवा के झोंके से वो सड़क पर गिर न जाए। संतुलन बहुत जरूरी है। हाँ, और उसे अपनी ऊर्जा बहुत सोच समझकर खर्च करनी होती है, क्योंकि हो सकता है कि अगले 100 किलोमीटर तक रुकने, आराम करने या कुछ खाने पीने की कोई जगह ही ना मिले। समझ गया, मतलब एक तरह का सर्वाइवल गेम बन जाता है। बिल्कुल। चलिए, अभी तक हमने पक्की सड़कों और तटीय मार्गों की बात की, लेकिन कुछ ऐसे रास्ते भी हैं जो इंसानी सहनशक्ति की अंतिम सीमा का परीक्षण करते हैं, जो पूरी तरह से ऑफ रोड हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है ग्रेट डिवाइड माउंटेन बाइक रूट का। हाँ, ये रूट 4,418 किलोमीटर लंबा है और ये दुनिया का सबसे लंबा ऑफ-रोड साइकिल मार्ग है। ये मार्ग सीधे अमेरिका के रॉकी माउंटेन्स की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं से होकर गुजरता है। और जाहिर है यहाँ कोई पक्की सड़क नहीं होगी, सिर्फ मिट्टी, बजरी और खतरनाक पहाड़। कोई पक्की सड़क नहीं, लेकिन जो चीज शरीर को सबसे ज्यादा तोड़ती है वो है इसकी ऊंचाई। इस रूट का एक बहुत बड़ा हिस्सा 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 3000 मीटर? इतनी ऊंचाई पर तो हवा काफी पतली हो जाती है ना? हाँ, बहुत पतली। इसका एक साइकिल चलाने वाले के शरीर पर क्या शारीरिक असर होता है? बहुत ही गहरा असर होता है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर काफी कम हो जाता है, जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं। जब आप पेडल मार रहे होते हैं तो आपकी मांसपेशियों को वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जिसकी उन्हें आदत है। इसके कारण मांसपेशियों में बहुत जल्दी लैक्टिक एसिड बनने लगता है। मतलब जल्दी थकान होने लगती है। बिल्कुल। जो काम समतल जमीन पर आसान लगता है, यहाँ वो दोगुनी थकान देता है। इसके अलावा मौसम पल पल बदलता है। 1 घंटे पहले तेज धूप हो सकती है और अगले ही घंटे कोई भयंकर बर्फीले तूफान के बीच फंस सकता है। बाप रे। इसीलिए ये रूट मशहूर 2 डिवाइड रेस का हिस्सा है, जिसे दुनिया की सबसे कठिन और क्रूर माउंटेन बाइक रेस माना जाता है। ये सुनकर ही मेरे पैरों में थकान महसूस होने लगी है। हाँ, ये सबके बस की बात नहीं है। और अगर किसी को पहाड़ों की ऊंचाई से हटकर पूरी तरह से एकांत और बीहड़ में जाना हो तो ऑस्ट्रेलिया का द मुंडा बिड्डी ट्रेल है। मुंडा बिड्डी ट्रेल? हाँ, 1000 किलोमीटर का ये ट्रेल पर्थ के पास से शुरू होता है और उसमें कहीं भी पक्की सड़क नहीं आती। ये पूरी तरह से वाइल्डरनेस का अनुभव है। राइडर्स नीलगिरी के घने जंगलों से गुजरते हैं, जहां आसपास दूर दूर तक कोई इंसान नहीं होता, सिर्फ जंगली जानवर और प्रकृति होती है। एकांत की बात करें तो चिले का कैरेटेरा ऑस्ट्रल, जिसे रूट 7 भी कहा जाता है, एक और बेजोड़ उदाहरण है। रूट 7? हाँ, ये 1240 किलोमीटर लंबा है और दक्षिणी पैटागोनिया से गुजरता है। जब कोई राइडर इस रूट पर होता है
तो एक तरफ ऊंचे एंडीज पहाड़ होते हैं और दूसरी तरफ विशाल जमे हुए नीले ग्लेशियर। क्या नज़ारा होता होगा। बिल्कुल। वहाँ की वो विशालता और खामोशी ये एहसास कराती है कि प्रकृति के सामने एक इंसान का वजूद कितना छोटा है। लेकिन अगर किसी को सच में यह महसूस करना है कि प्रकृति कितनी विशाल और निर्दयी हो सकती है, तो हमें वापस उसी सड़क पर जाना होगा जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। द रोड ऑफ डेथ। हाँ, बोलीविया की यूंगस रोड या द रोड ऑफ डेथ। ये इस लिस्ट का सबसे छोटा रूट है, सिर्फ 64 किलोमीटर। लेकिन ये किसी वीडियो गेम के अल्टीमेट बॉस लेवल की तरह है, जिसे पार करना हर किसी के बस की बात नहीं। 64 किलोमीटर सुनना आसान लगता है, लेकिन इस रास्ते का जो टोपोग्राफिकल ड्रॉप है, यानी ऊंचाई में जो अचानक गिरावट आती है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अच्छा। यात्रा 4650 मीटर की ऊंचाई से शुरू होती है। ये हिमालय के कई बेस कैंप्स जितनी ऊंची जगह है। बाप रे, 4650 मीटर। वहाँ कड़ाके की ठंड होती है और अक्सर बर्फ गिर रही होती है। और फिर एक सिंगल लेन टूटी फूटी सड़क से नीचे उतरना शुरू होता है और सिर्फ 64 किलोमीटर के अंदर ऊंचाई 1200 मीटर तक गिर जाती है, जहां एक गर्म और उमस भरा वर्षावन है। 4650 मीटर से सीधे 1200 मीटर। ये तो एक वर्टिकल ड्रॉप की तरह हो गया। मुझे लगता है कि इस ढलान पर पेडल मारने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। पेडल मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपके ब्रेक पर नियंत्रण 100% सटीक होना चाहिए। लगातार ब्रेक दबाए रखने से ब्रेक पैड्स इतने ज्यादा गर्म हो जाते हैं कि वे काम करना बंद कर सकते हैं। ये तो बहुत खतरनाक है। और सड़क पर हमेशा कोहरा रहता है, ऊपर से झरने गिर रहे होते हैं, जिससे पूरी सड़क कीचड़ और फिसलन से भरी होती है। और सबसे भयानक बात जिसका आपने जिक्र किया था, एक तरफ पहाड़ की ठोस दीवार है और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई बिना किसी रेलिंग के। जरा सी चूक, 1 सेकंड के लिए भी ध्यान भटका या टायर थोड़ा सा भी फिसला और सीधा खाई में गिरना तय है। तो ये सिर्फ एक शारीरिक चुनौती नहीं है, ये एक प्योर साइकोलॉजिकल परीक्षा है। मतलब दिमाग 1 सेकंड के लिए भी रिलैक्स नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। जो लोग इसे पूरा कर लेते हैं, उनका एड्रेनलिन लेवल तो आसमान छू रहा होता होगा। और यही वो वजह है कि लोग वहां जाते हैं। इतने कम समय में बर्फीले पहाड़ों से निकलकर घने वर्षावनों तक पहुंचना, और वो भी हर पल खतरे के साए में, ये एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को उसकी नसों में दौड़ते खून का एहसास कराता है। ये इंसान और प्रकृति के बीच का एक बहुत ही कच्चा और खतरनाक संवाद है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें, तो हमने क्या देखा? डैन्यूब नदी के उन शांत किनारों से शुरुआत हुई जहां इतिहास बसा है, जहां बिना पसीना बहाए मीलों तक जाया जा सकता है। सही। फिर कनाडा और पैसिफिक कोस्ट की तेज हवाओं से लड़ाई हुई और अंत में एंडीज के पहाड़ों और मौत की सड़क पर अपनी सहन शक्ति की अंतिम परीक्षा हुई। ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम ये साबित करता है कि साइकिल सिर्फ लोहे और रबड़ से बनी एक मशीन नहीं है। ये अपनी खुद की क्षमताओं को टटोलने का, डर पर जीत हासिल करने का एक जरिया है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि साइकिलिंग का ये रूप भी अब एक नए बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। जिस रिपोर्ट का हमने आज विश्लेषण किया है, उसके अंत में म्यूनिक में होने वाले IAA मोबिलिटी इवेंट की बहुत ही प्रासंगिक चर्चा की गई है। अच्छा, म्यूनिक में? हाँ, वहाँ इंग्लिश गार्डन में बाकायदा 2 विशेष साइकिलिंग टेस्ट ट्रैक बनाए जा रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि वहाँ सिर्फ क्लासिक साइकिलें नहीं है, बल्कि कार्गो बाइक्स और सबसे बढ़कर ई-बाइक्स का भी जोर शोर से परीक्षण किया जा रहा है। ई-बाइक्स का परीक्षण? हाँ, ये दिखाता है कि मोबिलिटी का भविष्य तकनीक के साथ कैसे जुड़ रहा है। और ई-बाइक्स का ये जिक्र एक बहुत ही गहरे और दार्शनिक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। वो कैसे? देखिए, ई-बाइक्स में बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है जो पैदल मारने में एक एक्स्ट्रा पावर देती है। अब तक हमने जिन एक्सट्रीम रास्तों की बात की, उनका पूरा रोमांच इसी बात में था कि वो इंसान के शरीर और दिमाग की अंतिम बूंद तक निचोड़ जाते हैं। अब जरा सोचिए, भविष्य में जब ई-बाइक्स की तकनीक और ज्यादा एडवांस्ड हो जाएगी, मोटर और पावरफुल हो जाएगी, बैटरी हल्की हो जाएगी, तो क्या होगा? ये तकनीकी विकास की दिशा में एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। क्या ये एडवांस तकनीक इन 10 खतरनाक और चुनौतीपूर्ण रूट्स के अनुभव को हमेशा के लिए बदल नहीं देगी? हाँ, ये तो है। कल्पना कीजिए कि रॉकी माउंटेन्स का वो ग्रेट डिवाइड,
जिसका रास्ता 4,400 किलोमीटर लंबा है और जहां 3,000 मीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से सांस फूल जाती है। या बोलीविया की वो खतरनाक मौत की सड़क। क्या एक इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से ये रास्ते भविष्य में किसी भी आम वीकेंड राइडर के लिए भी आसान हो जाएंगे? और अगर ये सच में आसान हो जाते हैं, तो क्या वह रोमांच और वो संतोष बरकरार रहेगा? बिल्कुल। जिसे आज पार करना मानव शक्ति की एक मिसाल माना जाता है, कल उसे कोई भी मोटर के सहारे पार कर लेगा। और अगर तकनीक सच में इन पहाड़ों की ऊंचाई, हवा के प्रतिरोध और शारीरिक थकान को शून्य कर देती है, तो क्या उस अल्टीमेट बॉस लेवल को पार करने की चुनौती और उस जीत का असली अर्थ ही कहीं हमेशा के लिए खो नहीं जाएगा? ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। जब किसी यात्रा में कोई दर्द और कोई संघर्ष ही न बचे, तो क्या उस मंजिल तक पहुंचने की अहमियत भी कम हो जाती है? अगली बार जब साइकिल के पहिए रफ्तार पकड़ें, तो इस सवाल पर जरूर गौर किया जा सकता है। चलिए, आज की इस डीप डाइव में इतना ही।